So coming to acupuncture, acupuncture is called a part of traditional Chinese medicine TCM. इसलिए हमारा जो ट्रेनिंग कोर्स होने जा रहा है 17 तारीख से, उसका भी नाम है BTCM, एडवांस बेसिक कोर्स इन ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, बिकॉज एक्यूपंक्चर इज अ पार्ट ऑफ TCM. एक्चुअली एक्यूपंक्चर इज अ एज ओल्ड मेडिसिन, बहुत पुराना साइंस है. द फर्स्ट बुक ऑन एक्यूपंक्चर वॉज रिटन इन चाइनीज लैंग्वेज. उसका नाम था हुआंगडी नाइजिंग. इन चाइना देर वॉज किंग जिसका नाम था हुआंगडी, हु इज कॉल्ड येलो एम्परर ऑफ चाइना. और उसका एक प्रधान था, उसका नाम था चीपो. द बुक इज रिटन इन अ फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन हुआंगडी एंड चीपो. कि हुआंगडी इज आस्किंग क्वेश्चंस एंड चीपो इज आंसरिंग. जैसे हमारे यहाँ महाभारत में धृतराष्ट्र इज आस्किंग क्वेश्चन एंड संजय इज आंसरिंग, लाइक दैट इट हैज बीन रिटन. दैट इज कॉल्ड हुआंगडी नाइजिंग. अभी भी हम एक्यूपंक्चर के जो मेरिडियन पढ़ाते हैं, आपको जो मैं पढ़ाऊंगा कोर्स में, ये सभी मेरिडियन और सभी पॉइंट के लोकेशन उस बुक में दिए हुए हैं जो 5000 साल पहले लिखा हुआ है. वी हैव टू थिंक, क्योंकि हमको लगता है कि वी बिलोंग टू मॉडर्न इरा. हम बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, साइंटिफिक लोग हैं, वी हैव गॉट रिसर्च लेबोरेटरी, वी आर राइट ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड. और पुराने लोगों को कुछ नहीं आता था, बिकॉज देयर वर नो मेडिकल कॉलेजेस, नो साइंस. दिस इज ऑल रॉन्ग. 5000 साल पहले जो बुक लिखा है उसमें जो मेरिडियन दिए, वो आज वही हम पढ़ाते हैं. एंड अभी तक ऐसा सोचते थे लोग कि राजा ने लिखा इसलिए लोग फॉलो कर रहे हैं. बाद में बोलने लगे हाँ रिजल्ट आता है, बट वी डोंट नो वेदर इट इज साइंटिफिक. नाउ इट हैज बीन साइंटिफिकली प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट दैट दीज मेरिडियंस डू एग्जिस्ट इन द बॉडी. अभी तक उसको हम इमेजिनरी समझते थे. नॉट ओनली दैट, अभी हम मशीन के सहायता से मेरिडियन को और एक्यूपंक्चर पॉइंट को ढूंढ सकते हैं. मैंने आपको बोला था मॉर्निंग लेक्चर में, कल भी बोला था कि आई हैव बीन अपॉइंटेड एज अ विजिटिंग प्रोफेसर एट बीजिंग मेरिडियन रिसर्च सेंटर चाइना. वहाँ मेरिडियन पे और एक्यूपंक्चर पॉइंट पे काफ़ी रिसर्च किया गया हुआ है. ये मैं आपको डिटेल में कोर्स में पढ़ाऊँगा. 100% scientific, both points and meridians. In 1984, when I was in China, Professor Zhuzhong Jiang, जो रिसर्च सेंटर के चेयरमैन है, my best friend, he told me कि Professor Lohiya, you come at my research center at 12 o'clock in midnight. I will send a vehicle for you. Don't tell anybody, because that time acupuncture, this China was a strict communist country. Chinese people, Chinese doctors were not allowed to mix with other people. Neither they were allowed to disclose any research before government. उसको जब तक ग्रीन सिग्नल नहीं देता है, they are not allowed to disclose. जुजोंग ने मुझे बुलाया वहाँ उसके सेंटर पे. मेरे एक हाथ में एक इलेक्ट्रोड दिया, दूसरे हाथ में एक इलेक्ट्रोड उसके हाथ में था. ही सेड कि प्रोफेसर लोहिया, यू लाई डाउन ऑन द बेड, आंखें बंद करके पड़े रहो, मैं आपके बॉडी पे ये घुमाऊंगा इलेक्ट्रोड, एंड यू रेज योर फिंगर इफ यू गेट अ शॉक लाइक सेंसेशन. बिकॉज एक्यूपंक्चर मेरिडियन का पहला प्रॉपर्टी है डिक्रीज्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस. मैं ये आपको बाद में डिटेल में पढ़ाऊंगा. अभी जस्ट आई टेल यू कि पहली बार मेरे डॉक्टर लोहिया के बॉडी पे, माय लेफ्ट हैंड इज द हिस्टोरिक हैंड, मेरे लेफ्ट हैंड पे पहली बार एक्यूपंक्चर मेरिडियन और पॉइंट ए टेस्ट किए गए विद द हेल्प ऑफ मशीन, विद द हेल्प ऑफ द साइंटिफिक प्रॉपर्टीज विच जुजोंग हैड डिस्कवर्ड, एंड देन इट वाज कंफर्म. जब उसने क्या किया, मेरे हाथ पे इलेक्ट्रोड घुमाया, शॉक बैठा कि आई यूज टू रेज फिंगर एंड ही यूज टू मार्क दैट पॉइंट. बोथ लंग मेरिडियन एंड हार्ट मेरिडियन, ये दोनों मेरिडियन मेरे लेफ्ट हैंड पे रिकॉर्ड किए विद द हेल्प ऑफ मशीन. एंड वी आर शॉक टू फाइंड कि ये जो डायग्राम निकाले थे, दे वर एग्जैक्टली हैविंग सेम लोकेशन जो
ह्वांगडी बुक में दिए, यानी जो बुक 5000 साल पहले लिखा हुआ है उसमें जो अभी तक हम इमेजिनरी समझते थे, ये साइंटिफिकली प्रूव हो गया ऑन माय बॉडी। आई एम प्राउड ऑफ इट। मेरे बॉडी पे साइंटिफिकली प्रूव हुआ कि वो लोकेशंस और ये लोकेशन जो मशीन की सहायता से ड्रॉ किए हैं वे आर एग्जैक्टली सेम। देर आर मेनी साइंटिफिक प्रॉपर्टीज, मैं आपको ये कोर्स में डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। दिस जस्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इन चाइना एक्यूपंक्चर हैड गुड टाइम बैड टाइम। रिसेंटली चाइना जब फ्री हुआ, चाइना 1949 में फ्री हुआ, हम 1947 में हुए। एक्चुअली वी आर एल्डर ब्रदर ऑफ चाइना। चाइना जब फ्री हुआ, चाइना का लास्ट जो किंग था उसका नाम था चांग काय शेक। चाइना में एक बड़ा कम्युनिस्ट लीडर था, उसका नाम था माओ जेडुंग। माओ जेडुंग ने क्या किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना फॉर्म की, अ पार्टी ऑफ पीजेंट्स एंड वर्कर्स। उनको गैदर किया, उनकी एक सेना बनाई। दैट सेना इज कॉल्ड एज रेड आर्मी एंड ही अटैक द किंग। दैट अटैक इज कॉल्ड एज लॉन्ग मार्च। लॉन्ग मार्च इज द हिस्टोरिकल टर्म। ड्यूरिंग दिस अटैक जब ये रेड आर्मी वॉज अटैकिंग द किंग, this military was in the forest of Hunan for about 1.5 years. जंगल में थे मिलिट्री। There are many diseases, particularly malaria was in vogue. There are no medical stores in जंगल और फॉरेस्ट। फिर क्या करना, तो ये लोगों का इलाज एक कांटों से चुभा किया गया। एंड थॉर्न प्रिक, जंगल में कांटे तो थे। Thorns were used as acupuncture needles and these people were treated. इसके रिजल्ट इतने अच्छे आए कि Zhuzong was this Huangdi was greatly impressed, and when he came to power in China in 1949, he declared that acupuncture is their traditional medicine. It is traditional medicine of China. It must be encouraged. So Chinese government gave patronage to China. So it patronage to acupuncture, so it flourished in China. बाद में अब that time China was purely communist country, very poor country. एक्यूपंक्चर को बढ़ावा देने के कारण क्या हुआ कि चाइनीज गवर्नमेंट सेव्ड millions of rupees being spent on allopathic drugs which were being imported from Europe. And that's why China could progress. When China was born, 1947, China was poorer than India. Now at this stage, now China is one of the biggest, more economically powerful countries in the world. So according to me, चाइना का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ उसमें एक्यूपंक्चर का बहुत बड़ा योगदान है कि एक्यूपंक्चर के वजह से उन्होंने पैसा बचाया। एंड दिस मनी वाज स्पेंट ऑन रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ एंड एजुकेशन। सो आई थॉट, मैं चाइना में पहली बार गया था 1984 में, उसके बाद रेगुलर जाता हूँ। आई थॉट कि चाइना में जो हुआ वो इंडिया में होना चाहिए। इंडिया इज़ अ डेवलपिंग कंट्री, एक्चुअली इट इज़ अंडर डेवलप्ड, लेकिन बुरा लगता है, पुअर कहा तो बुरा लगता है, अंडर डेवलप्ड कहा तो बुरा लगता है। सो वी से इट इज़ डेवलपिंग कंट्री। हमारे यहाँ कई लोग दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन, कई लोगों को 2 टाइम का खाना नहीं मिलता है, कई लोगों को रहने को मकान नहीं मिलता है। कल मैंने बोला था आपको कि पूना की जितनी पॉपुलेशन है, पूना इज़ नंबर 10 सिटी इन इंडिया बाय पॉपुलेशन। पूना में जितने लोग रहते हैं उतनी पॉपुलेशन बॉम्बे में फुटपाथ पर सोती है। आई थॉट कि इफ वी पॉपुलराइज एक्यूपंक्चर एंड एक्यूप्रेशर इन इंडिया, हमारे यहाँ भी लोगों का, गवर्नमेंट का, लोगों का पैसा बचेगा जो हम ड्रग्स पे खर्चा करते हैं, एटलीस्ट टू सम एक्सटेंट। मैं ड्रग्स के अपोजिशन में नहीं हूँ, ड्रग्स आर ऑल्सो रिक्वायर्ड, तो जितना हो सके उतना अगर हम एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर करके ड्रग का यूज कम कर सकते हैं तो दैट विल डेफिनेटली हेल्प आवर इकोनॉमी। और इकोनॉमी विल बी बेटर। लोगों को आजकल क्या हो गया कि कई लोगों का मेडिकल फैकल्टी हैज़ बिकम वेरी कॉस्टली, इट हैज़ बिकम अ बिजनेस। वंस अपॉन अ टाइम इट वाज अ प्रोफेशन,
नाउ इट इज़ अ बिजनेस। लोगों का इतना खर्चा मेडिसिन पे होता है, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशंस, अननेसेसरी मेडिकेशन, मेनी टाइम्स अननेसेसरी सर्जरी, इस पे इतना खर्चा होता है कि गरीब लोगों को खाने को कुछ मिलता नहीं है। सो इसलिए मुझे लगा कि अपना ये दायित्व है, इट इज़ आवर इथिकल ड्यूटी टू पॉपुलराइज एक्यूपंक्चर इन इंडिया सो दैट इट विल हेल्प आवर पुअर पीपल। ये सोच के मैंने मेरी एलोपैथी प्रैक्टिस बंद कर दी। माई सेल्फ, ऑल माई फैमिली मेम्बर, ऑल ऑफ अस आर एलोपैथिक डॉक्टर्स। मेरा मैटरनिटी एंड सर्जरी का बड़ा हॉस्पिटल था, प्रैक्टिस बहुत अच्छी थी मेरे। दो चीज़ें, एक चीज़ मैंने सोचा कि एलोपैथी में वी आर डूइंग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, लक्षण को दबाते हैं, बिकॉज इन मेजोरिटी कंडीशन एक्सेप्ट एलोपैथी में हम सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बुखार आया तो उसको ट्रीट कर सकते, क्योर कर सकते हैं। बाकी जो भी बीमारियां हैं उसमें वी आर सप्रेसिंग द सिम्टम्स, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स वी डोंट नो द कॉज ऑफ डिसऑर्डर। इन सम डिसऑर्डर जहाँ कॉज का पता है वहाँ रेमेडी नहीं है। सो आई थॉट, मैं एलोपैथी प्रैक्टिस अच्छी थी पर मुझे मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, बिकॉज वी आर नॉट ट्रीटिंग रूट कॉज। आई थॉट कि एक्यूपंक्चर में इफ आई बिकम मास्टर इन एक्यूपंक्चर आई विल बी एबल टू ट्रीट द रूट कॉज ऑफ डिजीज, और सही मायने में लोगों को क्योर कर सकेंगे। दिस वॉज वन थिंग वाई आई लेफ्ट एलोपैथी, कि इसमें अपने को मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एंड सेकंड थिंग आई थॉट कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया इट इज माई इथिकल ड्यूटी टू हेल्प आवर पीपल, एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर हम एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर को पॉपुलराइज कर सकते हैं। एक्चुअली मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिसेंटली एक स्कीम भी दिया था, लेकिन गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। आई हैड गिवन अ स्कीम कि हेल्थ एट योर डोर स्टेप। मैंने बोला था गवर्नमेंट को कि हमारी जो संस्था है, मैंने एक संस्था स्थापन की, इंडियन एकेडमी ऑफ एक्यूपंक्चर साइंस, टू पॉपुलराइज एक्यूपंक्चर। By now I have 10,000 students in India and 2 to 3,000 abroad. मेरे कई स्टूडेंट लेक्चर्स लेते हैं, उनके भी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट है। वी हैव बिग एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर नेटवर्क इन आवर कंट्री। तो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था एक स्कीम कि इंडिया में जिस एरिया में डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, गरीब लोग रहते हैं, हिली एरिया, ऐसे कुछ एरिया चूज करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली एक तालुका जो रहता है उसमें देर आर अबाउट 200 to 250 विलेजेस। वी सेलेक्ट 2 वॉलंटियर्स फ्रॉम ईच विलेज, यानी 200-300 लोग हो गए। उनका क्लास, मैं और मेरे सीनियर स्टूडेंट्स विल बी टीचिंग देम एक्यूप्रेशर की छोटी मोटी बीमारियों का, जैसा घुटने में दर्द है, कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, वॉमिटिंग हो रही, पेट में गैस हो गया, हेडेक हो रहा है, छोटी मोटी बीमारियों का अगर एक्यूप्रेशर से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। एक 2 दिन की एक्यूप्रेशर की क्लास हम लोग लेंगे, लोगों को छोटी मोटी डे टू डे प्रॉब्लम्स के बारे में एक्यूप्रेशर बताएंगे कि भाई हेडेक होता है यहाँ दबाओ, वॉमिटिंग होती है यहाँ दबाओ, कोई बेहोश होता है यहाँ दबाओ। ये पढ़ाएंगे 2 दिन के लिए। रिस्ट एंकल एक्यूपंक्चर पढ़ाएंगे जिसमें सिर्फ 12 पॉइंट रहते हैं, 6 रिस्ट पे, 6 पाँव पे, एंड यू कैन ट्रीट एनीथिंग इन द बॉडी। एंड देन दीज वॉलंटियर्स जिनको हम हमने बोला था हम फ्री ट्रेनिंग देंगे, गवर्नमेंट को बोला था, मैं और मेरे सीनियर स्टूडेंट्स हम फ्री ट्रेनिंग देंगे ऑन बिहाफ ऑफ आवर इंडियन एकेडमी ऑफ एक्यूपंक्चर साइंस। और ये जो 2 वॉलंटियर हर गांव से हम लेंगे, वो 2 वॉलंटियर ने हर संडे को डोर टू डोर जाने का उनके गांव में, कि भाई किसको कुछ हुआ है क्या, जैसे मलेरिया वर्कर्स जाते हैं डोर टू डोर, किसको बुखार आया क्या, उसको 4 क्लोरोक्विन देते हैं, उसका ब्लड का सैंपल लेते हैं। वैसे हमारे एक्यूप्रेशर करने वाले जिनको हम 2 दिन का ट्रेनिंग देंगे, 2-3 दिन का, वो डोर टू डोर जाएंगे, किसको कुछ है क्या प्रॉब्लम, और एक्यूप्रेशर से ट्रीट करेंगे। खर्चा गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं था, हम फ्री ट्रेनिंग देने वाले थे, वॉलंटियर फ्री ट्रीटमेंट करने वाले थे। लेकिन फिर भी ये स्कीम गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि गवर्नमेंट में ये सेक्रेटरी का जो लेवल रहता है वो ये सोचता है कि ठीक है पब्लिक का फायदा हो गया, मुझे क्या मिलेगा। हर आदमी वो डिपार्टमेंट में यही सोचता है कि मुझे क्या मिलेगा, और इसलिए हमारी इतनी अच्छी स्कीम जो थी उसका सत्यानाश हो गया। एनीवे, तो गवर्नमेंट को छोड़ दो, अब हमारा दायित्व है, मैं और मेरे सब स्टूडेंट, आप सब, वी आर एक्यूपंक्चर फैमिली। हमारा ये दायित्व है कि एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर को पॉपुलराइज करने का।
मैंने एक्यूपंक्चर में तो ट्रेनिंग दी है हजारों को। मैंने अभी तक मोर देन 500 पब्लिक लेक्चर्स लिए, जिसमें मैं लोगों को 2-3 घंटे का लेक्चर लेके छोटी मोटी चीज़ों का घर के घर एक्यूप्रेशर से कैसे ट्रीटमेंट करना है बताता हूँ। वी वॉन्ट एंड वी शुड वॉन्ट, अपना दायित्व है कि लोगों को जितना हम हेल्प कर सकते हैं उतना करना चाहिए। भगवान ने हमको इसलिए पैदा नहीं किया कि खाओ पियो सो पैसे कमाओ और आराम से मरो, इसलिए पैदा नहीं किया। भगवान ने हमको पैदा किया तो कुछ कारण से पैदा किया है। देयर इज सम मोटिव, एंड वो मोटिव अगर आप पब्लिक को हेल्प करोगे, गोर गरीब इंसान को, अब हेल्थ अपने, अब हम अगर थेरेपिस्ट है तो हम हेल्प क्या कर सकते हैं कि उनका हेल्थ में हेल्प कर सकते हैं, उनका पैसा बचा सकते हैं, दवाओं पे जो खर्च होता है वो, और उनको राहत दे सकते हैं। हम इतना भी करते हैं तो दैट विल गिव यू अ मेंटल सेटिस्फैक्शन। इससे पैसा नहीं मिलेगा आपको, लेकिन मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा। ये सोचो, पैसा कमाने के 100 तरीके अलग अलग हो सकता है। डॉक्टर का नंबर तो पहले 10 में आता ही नहीं, दूसरे पे, लेकिन पैसे से आप हर एक चीज खरीद कर सकते हो, लेकिन मेंटल सेटिस्फैक्शन खरीदी नहीं कर सकते। वो मेंटल सेटिस्फैक्शन आपको लोगों की भलाई करने से होगा। नाउ कंपेयरिंग एक्यूपंक्चर, व्हाई एक्यूपंक्चर, आपको एक्यूपंक्चर क्यों सीखना है, क्यों बढ़ाना है? एक्यूपंक्चर का मेन फायदा ये कि हम अगर एक्सपर्ट है, एक्यूपंक्चर करने वाला अगर एक्सपर्ट है, he can find out the root cause of the problem and treat the problem, because root cause of systemic disorder is always in the imbalance of 5 element। ये सब मैं आपको कोर्स में डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। एक्यूपंक्चर इज नॉट सिम्टोमेट लाइक एलोपैथी, बहुत बड़ा फर्क है। एलोपैथी में मान लो किसको डायबिटीज है, डॉक्टर का रोल क्या है कि उसको कितना यूनिट इंसुलिन देना है या कौन सा दवा देना है ये लिख के देने का। एक बार लिख के दिया कि 40 यूनिट इंसुलिन दो, वो 40 यूनिट इंसुलिन डॉक्टर खुद इंजेक्शन देता है, डीएम देता है, एमडी देता है, एमबीबीएस देता है, बीएमएस देता है, नर्स देती है, कंपाउंडर देती है, या पेशेंट खुद लेता है, इफेक्ट विल बी सेम। डॉक्टर दो, कंपाउंडर दो या पेशेंट दो, इफेक्ट विल बी सेम। एक्यूपंक्चर में वैसा नहीं है। ये अपना स्किन, ये एक्यूपंक्चर पॉइंट, दिस इज मेरिडियन, this is point, this depression is point। According to acupuncture there are 14 meridians in our body, और जैसा ब्लड वेसल में एनर्जी फ्लो होती है, इन एक्यूपंक्चर एनर्जी इज कॉल्ड एज ची। एक्सेप्ट एलोपैथी ऑल अदर साइंसेज दे बिलीव एग्जिस्टेंस ऑफ ची। नाम अलग अलग है, जैसे आयुर्वेद में हम कहेंगे चेतना या प्राण, होम्योपैथी में कहेंगे वाइटल फोर्स, एलोपैथी में बिलीव करते नहीं। एक पत्रकार ने मुझे पूछा है कि आप एलोपैथी वाले बिलीव क्यों नहीं करते प्राण को। मैंने कहा हम एलोपैथी वाले मेडिकल कॉलेज में डेड बॉडीज को डिसेक्ट करके साइंस सीखते हैं। डेड बॉडी डजंट हैव प्राण और एनर्जी, सो वी डोंट बिलीव प्राण। बट वेदर वी बिलीव और नॉट, इट डज एग्जिस्ट। अदरवाइज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ डेड बॉडी एंड अ लाइव पर्सन? व्हाट इज? दोनों का एनाटॉमी सेम है। ऐसा नहीं कि कोई मर गया तो उसका हार्ट गायब हो गया, किडनी गायब हो गए। एनाटॉमिकली बोथ आर सेम। एब्सेंस ऑफ फिजियोलॉजी इज डेथ। हार्ट है लेकिन काम नहीं कर रहा है, ब्लड है बट इट इज नॉट फ्लोइंग। देन द क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज फिजियोलॉजी को क्यों होती है? कार में पेट्रोल रहा तो कार चलेगी, वैसा बॉडी में एनर्जी है तो फिजियोलॉजी रहेगी, जो ऑर्गन है वो काम करेगा। दैट मीन्स कंक्लूजन क्या है कि काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है।
अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ 4-5 मीटिंग थी। हमारे एकेडमी ने ये डिमांड किया था कि एक्यूपंक्चर शुड बी रिकॉग्नाइज एज एन इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ इंडिया के 4-5 लीडिंग एक्यूपंक्चरिस्ट जिसमें मैं था, वी आर आस्क्ड टू प्रूव whether acupuncture fulfills the criteria required for any medical science to be labeled as a medical science। उसके 5-6 क्राइटेरिया हमने पूरा डिटेल में दिया। फिर वो सेक्रेटरी ने मुझे पूछा, हेल्थ सेक्रेटरी ने सेंट्रल गवर्नमेंट, कि प्रोफेसर लोहिया, योर साइंस इज बेस्ड ऑन एनर्जी, कैन यू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एनर्जी, अदरवाइज हाउ शुड वी बिलीव। मैंने सेक्रेटरी को बोला कि सर, आपका मोबाइल निकालो और मुझे बोलो कि इंटरनेट है क्या। उन्होंने देखा चालू करके कि व्हाट्सएप आता है, फेसबुक आता है। वो बोले हाँ हाँ यस वाईफाई है। मैं बोले शो मी वाईफाई। बोले वाईफाई कैसा दिखेगा, व्हाट्सएप चालू है इसका मतलब वाईफाई चालू है। मैंने कहा वैसा ही जैसा वाईफाई दिखता नहीं है वैसा एनर्जी भी दिखती नहीं है। व्हाट्सएप चालू है डज मीन कि वाईफाई चालू है। सिमिलरली अ पर्सन इज लाइव, हिलता है डुलता है बात करता है, दैट डज मीन कि ही और शी इज हैविंग एनर्जी। सो इट इज एनर्जी बेस्ड साइंस। सो इन मेरिडियन एनर्जी इज फ्लोइंग। स्किन है, ए मेरिडियन है, दिस इज एनर्जी फ्लोइंग इन द मेरिडियन, दिस इज ची और एनर्जी। एनर्जी में पेन और पैरालिसिस के लिए मेन कॉज है ब्लॉक इन द फ्लो ऑफ मेरिडियन। कुछ कारण से, क्या कारण है, इन माय कोर्सेज आई विल बी टीचिंग इन एडवांस कोर्स कि व्हाट आर वेरिकल कॉजेस विच कॉज पैथोलॉजी इन मेरिडियंस। कुछ कारण से अगर इसमें रुकावट हो गई ब्लॉक इन मेरिडियन, तो रुकावट हो गई तो इसके पहले हियर देर विल बी स्टैग्नेंट एनर्जी। एनर्जी इस डायरेक्शन में जा रही है, इधर से इधर, यहाँ रुकावट है, यहाँ एनर्जी जमा हो जाएंगे और आगे एनर्जी कम जाएगी। जहाँ एनर्जी जमा होती है दिस पॉइंट इट बिकम टेंडर पॉइंट। टेंडर मीन्स पेन ऑन प्रेशर। एंड इधर जहाँ एनर्जी नहीं जा रही है उधर देर में बी टिंगलिंग, झुमझुम करना, मुंगे येणं, देर कैन बी टिंगलिंग, नमनेस और लॉस ऑफ फंक्शन और वीकनेस, हेवीनेस और पैरालिसिस। समझे, एनर्जी के फ्लो में रुकावट है, एनर्जी जमा हो गई आगे नहीं जा रही, जहाँ जमा हो गई वहाँ पेन, दैट इज कॉल्ड आशी पॉइंट इन चाइनीज। आशी पॉइंट मीन्स टेंडर पॉइंट। कई फिजियोथेरेपी करने वाले क्या करते हैं, ड्राई नीडलिंग के नाम पे टेंडर पॉइंट को प्रिक करते हैं। रिमेंबर दैट इज नॉट एक्यूपंक्चर साइंस। एक्यूपंक्चर साइंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ टेंडर पॉइंट को नीडल लगाओ, दैट विल गिव सिम्टोमेटिक रिलीफ। क्योर करना है तो यू हैव टू ट्रीट एक्यूपंक्चर पॉइंट्स अलोंग विथ आशी पॉइंट्स। सो देर इज नथिंग एज कॉल्ड एज ड्राई नीडलिंग। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई लोग मुझे पूछते हैं कि व्हाट इज ड्राई नीडलिंग। देर इज नथिंग कॉल्ड एज ड्राई नीडलिंग, दैट इज नॉट अ साइंस। नाउ ये कल्पना करो कि ये रास्ता है, सड़क है, सड़क के नीचे गटर है, पाइपलाइन है। पाइपलाइन में गटर में अगर कुछ कारण से कचरा आ गया, पानी नहीं बह रहा है, पानी इकट्ठा हो गया, तो हम क्या करते हैं, म्यूनिसिपैलिटी को इन्फॉर्म करते हैं। वहाँ से एक आदमी आता है और मैनहोल सड़क पे मैनहोल रहते हैं, मैनहोल में से एक लकड़ी डालता है, हिलाता है और कचरा निकालता है। एक्यूपंक्चर पॉइंट इज अ मैनहोल। एक्यूपंक्चर पॉइंट इज लाइक अ मैनहोल। उसमें से हम निडल डाल रहे हैं, उसको हिला रहे हैं। एक्यूपंक्चर पॉइंट पर स्किन की थिकनेस कम रहती है, इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड। निडल कैन गो वेरी इजीली। उसको जैसा हो गटर का कचरे करना निकालने वाला लकड़ी हिला के कचरा निकालेगा,
फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। सिमिलरली इन एक्यूपंक्चर हम निडल डाल के उसको हिलाते हैं और वो ब्लॉक जो है वो निकल जाता है। दिस इज द वे हाउ एक्यूपंक्चर ट्रीट्स। नाउ मैंने आपको बोला था कि एलोपैथी में जैसा 40 यूनिट इंसुलिन डॉक्टर ने दिया या खुद लिया इफेक्ट विल बी सेम, वैसा एक्यूपंक्चर में नहीं है। नंबर 1, करेक्ट डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट। नंबर 2, करेक्ट सिलेक्शन ऑफ द पेशेंट। नंबर 3, पॉइंट आप सही भी कलेक्ट करते हो। समझो ये पॉइंट है, ये पॉइंट मैंने लिख के दिया, आपने निडल लगाया। आपका निडल अगर गलत जगह पे लगा, यहां पॉइंट गलत है आपका, यहां डेप्थ गलत है, यहां पॉइंट लोकेशन गलत है, इसलिए यू कैनॉट रिमूव द ब्लॉक। हियर डेप्थ इज रॉन्ग, सो यू कैनॉट रिमूव द ब्लॉक। दूसरा कोई आदमी यहां लगाएगा करेक्ट लोकेशन, लेकिन उसका डायरेक्शन गलत रहा तो दैट कैन ऑल्सो नॉट रिमूव द ब्लॉक। सो एक्यूपंक्चर इज अ स्किल्ड टेक्निक। इट इज नॉट लाइक एलोपैथी की कोई भी इंजेक्शन दिया तो सेम इफेक्ट, नो। मैंने पॉइंट लिख के भी दिया आपको करेक्ट सिलेक्शन करके, तो भी लगाना वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। रिजल्ट्स इन एक्यूपंक्चर वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन हु इज निडलिंग। Apart from correct diagnosis and correct selection of point, correct depth of needle, correct direction of needle and depth, direction, location and correct type of stimulation, everything is important. All these things may, along with that importance of that, I will be teaching you in detail in my training course. ना पेन और पैरालिसिस में हमारे पास जो 70-80% पेशेंट इसके आते हैं, पेन और पैरालिसिस। स्टार्टिंग विथ पैरालिसिस, हिमप्लीजिया इज वेरी वेरी कॉमन कंडीशन। हिमप्लीजिया मीन्स अर्धंगवायु, मोस्ट कॉमन कॉज आफ्टर द एज ऑफ 40। मेजोरिटी लोगों को ब्लड प्रेशर शूटअप होता है, अगर गोली नहीं खाई, किससे झगड़ा हो गया, द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर शूट्स अप। ब्रेन में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से ब्रेन में हीमोरेज होता है। इधर हीमोरेज हुआ तो राइट साइड का पैरालिसिस, इधर हुआ तो लेफ्ट साइड का पैरालिसिस। राइट हैंडर में अगर राइट हैंड का पैरालिसिस हो गया तो स्पीच जाता है, एफेजिया। लेफ्ट हैंडर में अगर लेफ्ट हैंड पैरालाइज हो गया तो उसका स्पीच जाता है, एफेजिया। वेरी वेरी कॉमन। इन हेमिप्लीजिया एक्यूपंक्चर इज द बेस्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट, बेस्ट वे। कई पेशेंट, हमारा सेंटर औरंगाबाद का सेंटर तो इतना पॉपुलर है हिमप्लीजिया के लिए कि पेशेंट कोई अगर हिमप्लीजिया का मेडिकल कॉलेज में भी जाता है तो रास्ते में या तो वो ऑटो वाला बोल देगा कि काय को जाते उधर डॉक्टर लोहे के पास जाओ, या मेडिकल कॉलेज में गए तो वहाँ के नर्स कंपाउंडर या वॉचमैन वो भी बोलते कि यहाँ काय को आया डॉक्टर लोहे के पास जाओ। हिमप्लीजिया में बहुत अच्छे रिजल्ट है। अगर फ्रेश पेशेंट आया who is conscious, remember one thing, we don't take patients in coma, क्योंकि अगर 48 आवर्स तक कोमा रहा इन स्ट्रोक तो देर इज़ नो गारंटी कि पेशेंट जिंदा रहेगा, मरने का चांस ज़्यादा है। जैसे मान लो कोई बेहोश पेशेंट है, वो होश में आने तक रुकते हैं हम, देन वी स्टार्ट। इन फ्रेश केसेस ऑफ हिमप्लीजिया अगर पेशेंट 4-5 दिन में हमारे पास आता है आफ्टर स्ट्रोक, तो 4-5 दिन में उसको मिनिमम 90% इम्प्रूवमेंट होता है। पेशेंट जितना लेट आएगा उतना इम्प्रूवमेंट कम होगा, जितना लेट आएगा। मेरे कई पेशेंट 2-3 दिन में अच्छा हुआ है। इसमें खास करके एफेजिया यानी स्पीच अगर गया और फ्रेश केस रहा तो स्पीच बहुत जल्दी अच्छा होता है, पाँव भी बहुत जल्दी अच्छा होता है। हाथ को टाइम लगता है क्योंकि फाइन मूवमेंट्स जो है ये लेट आते हैं, रिस्ट का मूवमेंट और उंगली का मूवमेंट। अदरवाइज वी हैव एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स इन हिमप्लीजिया। मेरे जीजा जी को हिमप्लीजिया हुआ था लेफ्ट साइडेड, 1 महीने के बाद आया मेरे पास, विद इन 7 days ही वॉज 100% नॉर्मल। बहुत अच्छा रिजल्ट है। कई पेशेंट सिर्फ एफेजिया के लिए आते हैं कि हाथ अच्छा हो गया, पाँव अच्छा हो गया, स्पीच नहीं आ रहा, उसमें भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। हिमप्लीजिया इज अ कॉमन कंडीशन विच वी आर ट्रीटिंग। आपके पास भी हिमप्लीजिया बहुत कॉमन आएगा, इट इज़ अ कॉमन कंडीशन।
Then second type of paralysis is Bell's palsy. Paralysis of seventh cranial nerve. मेजोरिटी लोगों को कान में इन्फेक्शन होता है, दैट इज कॉमन कॉज. एंड अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर, अगर बॉडी वेट है और उसको हवा लगे तो पैरालिसिस का चांस रहता है. ऐसे भी इंडियन लैंग्वेज में हम उसको अर्धांगवायु बोलते हैं या मुंह पे से हवा गई बोलते हैं. यानी पीपल नो कि हवा से यानी विंड से पैरालिसिस हो सकता है. दैट वी डोंट बिलीव इन एलोपैथी, बट दैट इज ट्रू. तो बेल्स पाल्सी में भी एक्यूपंक्चर का रिजल्ट बहुत अच्छा है. मेरे पास एक हैदराबाद की लड़की थी, बाल धोए और फैन के नीचे बाल सुखाने को बैठी. शी सैट बिलो द फैन टू ड्राई द हेयर and immediately she had Bell's palsy. Immediately she came. At that time I was camping at Hyderabad. She came the next day to me. Believe me, 2 sitting में 100% नॉर्मल. Bell's palsy में बहुत अच्छे रिजल्ट है. और एक कॉमन प्रॉब्लम रिस्ट ड्रॉप. इंजेक्शन देने से समय अगर रेडियल नर्व को इंजरी हो गई तो इट में कॉज रिस्ट ड्रॉप. ये भी केसेस बहुत कॉमन है और ये तुरंत आता है अपने पास, क्योंकि ऐसा होते ही विल सर्च गो टू हिज डॉक्टर. वो डॉक्टर मेरे पास लेके आता है, सर कुछ तो भी करो, बचाओ इसको, नहीं तो वो केस करता है. तो इन बेल्स पाल्सी और रिस्ट ड्रॉप वी हैव गॉट गुड रिजल्ट्स. फुट ड्रॉप में उतने अच्छे रिजल्ट नहीं है. और एक पैरालिसिस है पैराप्लीजिया. पैराप्लीजिया का कॉमन कॉज है रोड साइड एक्सीडेंट. रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, इधर अगर फ्रैक्चर हो गया सर्वाइकल एरिया में, फ्रैक्चर और डिसलोकेशन, इट रिजल्ट्स इन क्वाड्रिप्लेजिया. दोनों हाथ ऐसे, दोनों पांव ऐसे, टट्टी का कंट्रोल जाता है, यूरिन का कंट्रोल जाता है. एंड मेनी टाइम्स क्वाड्रिप्लेजिया और पैराप्लेजिया इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी. मेरे पास पूना में एक पेशेंट था. पेशेंट को हाथ में पेन था. पेन है इसलिए पूना का सबसे अच्छा हॉस्पिटल जो है बड़ा, आजकल सब बड़े हॉस्पिटल 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल है, वहाँ गए, वो हाथ में दर्द है. उन्होंने बोला कॉर्ड कॉम्प्रेशन है, ऑपरेट करना पड़ेगा. ऑपरेट किया और ऑपरेशन के बाद उसके दोनों हाथ और दोनों पांव ऐसे हो गए. मेरे पास लेके आया बाद में. मैंने बोला इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ सर्जरी, मैं कोशिश करूँगा, गारंटी कुछ नहीं है. उन्होंने क्या किया, आई वॉज कैंपिंग एट अ होटल. उन्होंने उसी होटल में एक रूम लिया, सो आई कुड नीडल पर्सनली. एक्चुअली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे, बट टू माई ग्रेट शॉक ऑन 4th डे मैंने देखा कि वो पेशेंट उसके हाथ से केला खा रहा है. ऑन 6th डे आई फाउंड कि वो विदाउट सपोर्ट चल रहा है. इंप्रूवमेंट होते गए, विच आई डिड नॉट एक्सपेक्ट. ऑन 10th डे ही रैन अवे फ्रॉम द होटल. सब लोग ढूंढ रहे कहाँ गया पेशेंट. मॉर्निंग में गया, इवनिंग में आया. आने के बाद मैंने उसको गालियां देना शुरू किया. आई वॉज वेरी एंग्री. पेशेंट बोला सर सुन तो लो. मैं बोला क्या सुनूं तेरा. वो बोला मैं आज स्विमिंग करने को गया था. एंड आई वॉज इन शॉक. एज ए एलोपैथिक डॉक्टर आई कैन नॉट बिलीव दिस केस कि जिसको क्वाड्रिप्लेजिया हो गया एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस सर्जरी, वो 10 दिन में पूरा अच्छा होता है. आई कुड नॉट बिलीव, लेकिन होता है. क्या होता है कि हम जो साइंस सीखते हैं कॉलेज में, हमको लगता है कि हम महान डॉक्टर हो गए. वी हैव लर्न द साइंस. अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लोहिया, आई कॉल इट नॉन साइंस. जो हमको पता है दैट बी हार्डली 10%. टिप ऑफ द आइस, हम आइस को पानी में डालते हैं, 9/10 पानी में रहता है, 1/10 ऊपर रहता है. नॉन साइंस अकॉर्डिंग टू डॉक्टर लोहिया इज हार्डली 10%. 90% इज अननोन साइंस. हमको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है. दैट्स वाई एलोपैथी में कई जगह हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, बिकॉज वी डोंट नो द कॉज. आजकल हमारे पास पैराप्लेजिया के काफ़ी पेशेंट्स आते हैं. रोड साइड एक्सीडेंट में पैराप्लेजिया हो गया. कई केसेस में अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं, बट स्टिल दैट इज अ बिट डिफिकल्ट केस. पैराप्लेजिया, क्वाड्रिप्लेजिया आर डिफिकल्ट केसेस, बट वी कैन ट्राई. देन पेनफुल कंडीशन, दे वेरी कॉमन. सबसे ज़्यादा कॉमन है नी पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी.
क्यों होता है? दैट इज पार्ट ऑफ एजिंग प्रोसेस, दैट इज नॉट, ये बीमारी नहीं है। अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर मेल और फीमेल का एजिंग का रेशो 8:7 रहता है, यानी 40 ईयर्स का मेल इज इक्वल टू 35 ईयर्स का फीमेल, एंड एजिंग प्रोसेस स्टार्ट्स एट दैट सेंटर अप टू 35-40। ये बॉडी ऐसा रहती है, गोइंग अप आफ्टर 35-40 डाउन। एजिंग प्रोसेस स्टार्ट्स in men around 40, in female around 35, with definitely individual variation because no two people are alike. अब फिर क्या होता है? सभी जॉइंट्स में लुब्रिकेंट कम होता है, ऑयल कम होता है, जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्यूपंक्चर साइनोवियल फ्लूइड तैयार होने के लिए लीवर की एनर्जी लगती है, और बोन और कार्टिलेज के लिए किडनी की एनर्जी लगती है। ये दोनों को हम टोनिफाई करते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को रिलीफ मिलता है। वी डोंट यूज द वर्ड क्योर बिकॉज ये बीमारी है नहीं, तो क्योर कैसा होगा? नी पेन के बहुत केसेस आते हैं, 70, 80, 90% वाले को बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। ऑपरेशन कैन बी अवॉइडेड। इन लास्ट 40 ईयर्स मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 लोगों को ऑपरेशन एडवाइज किया है, अदरवाइज वी कैन सक्सेसफुली अवॉइड इट। वी आर टोनिफाइंग लीवर एंड किडनी एनर्जी दैट इंक्रीज लुब्रिकेंट, कार्टिलेज का घसना बंद होता है, उसकी एनर्जी बढ़ती है, वी कैन ट्रीट। ऑस्टियोआर्थराइटिस इज मोस्ट कॉमन। जो लोगों को सीढ़ियाँ चढ़ने को प्रॉब्लम है, पालथी मार के नहीं बैठ सकते, सभी अच्छे हो सकते हैं। शिवसेना की पहली महिला आमदार बॉम्बे की मिसेस देसाई, उसको पालथी मारने नहीं आता था, चलने में प्रॉब्लम था। 2-3 महीने के एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट में पूरी अच्छे हो गए, 99% अच्छे हो गए। उसने खुद बोला कि मैं पूरी अच्छे हो गई। तुम टीवी के इंटरव्यू में मेरा नाम बोलो ताकि लोगों को उसका फायदा हो। देन अनदर प्रॉब्लम इज सर्वाइकल और लंबार स्पॉन्डिलोसिस, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एजिंग। सर्वाइकल में पहले स्पॉन्डिलोसिस होता है, फिर कॉर्ड कॉपरेशन होता है। अभी तक सर्वाइकल और लंबार का मेन कॉज था एक्सेस ऑफ ट्रैवलिंग और वेट लिफ्टिंग वगैरह वगैरह। अभी कोरोना के बाद सर्वाइकल और लंबर का मेन कॉज जो है दैट इज वर्क फ्रॉम होम। लोग जो कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, सामने झुकना पड़ता है, इधर उधर शुरू होता है, इधर शुरू होता है। अब इवन इन एलोपैथी दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर सिंड्रोम। सर्वाइकल इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर सिंड्रोम एंड लंबर पेन इज कॉल्ड एज हार्डवेयर सिंड्रोम। ये हो गया मेल में। औरतों में मोस्ट कॉमन कॉज इज व्हाट्सअप। दिन भर औरतें, उनका रसोई खत्म हो गई, खाना खत्म हो गया कि दिन भर व्हाट्सअप पे। व्हाट्सअप ऐसा देखते हैं, गर्दन झुकती है, ये शुरू होता है दर्द, बाद में कमर का शुरू होता है। मैं बोलता हूँ उनको ऐसा व्हाट्सअप देखो, आपको व्हाट्सअप देखना है ना, देखो ऐसा देखो, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, जो भी है। सो दी कंप्यूटर का और व्हाट्सअप मोबाइल का एक्सेस यूज इज अ वेरी कॉमन कॉज। एंड इन सिटीज़ लाइक मुंबई के लोकल में इतनी भीड़ रहती है, खड़े रहने को भी जगह नहीं मिलती। जहाँ हाथ को जगह है वहाँ हाथ, जहाँ पाँव को जगह है वहाँ पाँव, जहाँ गर्दन को जगह है वहाँ गर्दन, उसका प्रत्यक्ष में नटराज जैसा हो जाता है। दिस इज कॉमन कॉज इन मुंबई, सर्वाइकल एंड लंबर प्रॉब्लम, वेरी वेरी कॉमन। सर्वाइकल में प्रॉब्लम रहा तो ये पेन हाथ में आता है, लंबर में रहा तो ये पाँव में जाता है, जिसको हम साइटिका कहते हैं। सो स्लिप डिस्क, सर्वाइकल और लंबर इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। एलोपैथी में हम क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, डिस्क को निकाल देते हैं, डिस्क एक्टोमी, डिस्क की एक्टोमी करते हैं। एक्टोमी मीन्स रिमूवल। एंड देन लैमिनेक्टोमी, लैमिना को कट करते हैं, डिस्क को निकाल कर देते हैं। लेकिन इसमें कई कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं। अगर नर्व रूट को धक्का लगा या स्पाइनल कॉर्ड को धक्का लगाया तो इट कैन रिजल्ट इनटू इधर हुआ तो क्वाड्रिप्लीजिया, इधर हुआ तो पैराप्लीजिया। इट इज वेरी वेरी कॉमन। यू विल गेट, आपको ये रूटीन केसेस मिलेंगे नी पेन के, सर्वाइकल पेन के और लंबर पेन के, एंड वी कैन सक्सेसफुली अवॉइड सर्जरी। मुझे खुद को, मेरा तो बहुत ज़्यादा भ्रमण रहता है। आई एम ऑलमोस्ट ऑलवेज इन द एयर। आई एम विजिटिंग प्रोफेसर इन 16 कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना। अभी
कोरोना की वजह से मेरा घूमना कम है, अदरवाइज पृथ्वी के 4-5 राउंड मेरे हो गए। एंड बिकॉज दिस एक्सेस ऑफ ट्रैवलिंग, और मैंने इंडिया में हर जगह कैंप्स किए टू पॉपुलराइज एक्यूपंक्चर। 15 साल मैंने टोटल फ्री कैंप्स लिए छोटे छोटे गांव में। डेली आई वॉज ट्रीटिंग 1000 to 1500 पीपल फ्री, रोज 1000-1500, बिकॉज आई ये 15 साल किया मैंने, बिकॉज आई वॉन्टेड टू पॉपुलराइज एक्यूपंक्चर। बट एज अ रिजल्ट मुझे सीवियर लंबर स्लिप डिस्क हुआ, L4, L5, L5, S1। आई कोलैप्स्ड हैदराबाद के एयरपोर्ट पे, आई सडनली कोलैप्स्ड, नीचे कोलैप्स हो गया, आई कुड नॉट गेट अप। 4 लोगों ने फ्लाइट में डाला, व्हील चेयर पे घर को आया। 15 डेज आई कुड नॉट स्टैंड। 2 बार मुझे फुट ड्रॉप हुआ, सब मेरे पीछे पड़े थे, सर्जरी करो सर्जरी करो। मैंने बोला जान गई तो भी सर्जरी नहीं करने का। एंड नाउ आई एम 100% फिट एंड फाइन। मेरा MRI कोई भी देखेगा, मैं खुद भी देखूंगा एज एन एलोपैथिक डॉक्टर, तो मुझे सर्जरी की आवश्यकता है, लेकिन विदाउट सर्जरी आई एम फाइन। एक्यूपंक्चर में हम क्या करते हैं, पेशेंट पूछेंगे आपको, आप क्या निडल लगा के डिस्क को पीछे हटाते, क्या ये डिस्क गई वो जगह पे आएगी क्या? कुछ नहीं होगा, हम डिस्क को कुछ भी नहीं करते एक्यूपंक्चर में। वो डिस्क के वजह से नर्व रूट जो दब रहा है वहाँ लुब्रिकेंट बढ़ा के उसको फ्री करते हैं। दिस इज रोल ऑफ एक्यूपंक्चर इन स्लिप डिस्क। सो स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वेरी वेरी कॉमन, नी पेन वेरी वेरी कॉमन, ये सब पेशेंट आएंगे। अभी कोरोना में एक नया प्रॉब्लम चालू हो गया। कोरोना में मैं खुद, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज अपॉइंटेड मी एज अ मेंबर ऑफ कोविड टास्क फोर्स। अभी मैंने देखा प्रैक्टिस में कि बिकॉज ऑफ कोरोना, अब कोरोना में क्या हुआ कि लोगों को एक्सेस स्टेरॉइड दिए गए। AVN, ए वास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हेड ऑफ फीमर, इन एलोपैथी वी नो कि अगर स्टेरॉइड ज़्यादा लेते हैं तो अपना हिप जॉइंट में जो हेड ऑफ फीमर रहता है, याचा जो बॉल असतो हिप जॉइंटचा तो घासून जातो. दॅट इज कॉल्ड ए व्हास्क्युलर नेक्रोसिस, AVN. And according to acupuncture, according to allopathy, it needs hip replacement. हम हिप जॉइंट का MRI करते हैं, एक्सरे करते हैं, एडवाइस करते हैं. विथ एक्यूपंक्चर वी कैन सक्सेसफुली अवॉइड. अभी हमारे हर एक सेंटर पे हर हफ्ते में 2-4 पेशेंट AVN के आते हैं. मैं पहला क्वेश्चन, वो पेशेंट ऐसा ऐसा चलता दिखा, पहला क्वेश्चन मैं डायरेक्ट पूछता हूँ कि कोरोना हुआ था क्या? हाँ हुआ था. स्टेरॉइड लिया था क्या? हाँ लिया था. कुछ लोगों को स्टेरॉइड लेने के 6 महीने बाद AVN हुआ है. एंड आई हैव ऑल्सो फाउंड सम केसेस कि जिसको विदाउट स्टेरॉइड भी AVN हुआ है. ये मत सोचो कि साइड इफेक्ट सिर्फ स्टेरॉइड के हैं. एलोपैथी की हर एक दवा, दैट इज अ केमिकल इज फिल्टर्ड इन किडनी एंड मेटाबोलाइज इन लीवर. सो कोई भी एलोपैथी की कोई भी दवा, नाना पाटेकर एक पिक्चर में डायलॉग है, सिर्फ एक मच्छर आदमी को डैश डैश बना देता है, वैसा सिर्फ एक गोली या एक इंजेक्शन आदमी को नोवेयर कर सकती है. 2 of my close relatives, they died due to aplastic anemia as a side effect of allopathic drugs. मेरे सिस्टर की लड़की, पेट में दर्द था, डॉक्टर ने बैरल गन इंजेक्शन दिया, उसको दर्द कम हो गया. 2 महीने के बाद उसमें RBC तैयार होना बंद हो गया, क्योंकि बोन मैरो जहाँ RBC तैयार होते हैं, इट गॉट पैरालाइज्ड. शी डाइड ड्यू टू एप्लास्टिक एनीमिया. मेरे मौसी का लड़का, गले में दर्द था, पेन इन थ्रोट, डॉक्टर गेव सेप्ट्रन टैबलेट. ये इन्फेक्शन कम हो गया, उसका भी खून बनना बंद हो गया. डाइड विद इन 6 months ड्यू टू एप्लास्टिक एनीमिया. एलोपैथी के कई लोग मेरे पास, जो डॉक्टर्स जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, दे क्लियरली टेल मी कि सर हमारी एलोपैथी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, मुझे एक्यूपंक्चर प्रैक्टिस नहीं करना है लेकिन सीखना है, क्योंकि मुझे या मेरे फैमिली में किसको कुछ होता है, आई डोंट वांट टू टेक एलोपैथिक ड्रग्स. सो AVN के लिए हमारे पास अच्छी ट्रीटमेंट है. देन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, संधिवात. अकॉर्डिंग टू एलोपैथी
वी कॉल इट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. आई डोंट बिलीव दिस टर्म. मेरे बुक में आई हैव क्रिटिसाइज दिस टर्म कि जो हमको कुछ नहीं समझा ना, हम उसको कुछ भी एक बकवास नाम दे के बाजू को हटा देते हैं. नागपुर में कॉन्फ्रेंस थे एक्यूपंक्चर के. बॉम्बे मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, उन्होंने हाइपरटेंशन पे लेक्चर दिया एंड देन ही अननेसेसरली क्रिटिसाइज सो कॉल्ड अल्टरनेटिव मेडिसिन कि इसमें रिसर्च नहीं, इसमें ऐसा नहीं, फालतू है. उसका दुर्दैव ये था कि उसके बाद मेरा लेक्चर था. मैं जब इरिटेट होता हूं तो आई डोंट शो एंगर ऑन माय फेस, बट आई हिट बॅक व्हेरी बॅडली, हसते हसते. जरा मराठीत म्हणतो आपण काश्मीरी गालीच्याच गुंडळून मारायचं जोड्याने. तो मैंने शुरू में बोला, सर congratulations for your wonderful lecture about hypertension. I am also a small doctor of allopathy. I have got some doubts. Will you please answer? बोले हाँ, come on. मैंने पूछा क्वेश्चन नंबर 1. In 90% cases of hypertension, we don't know the root cause. They are labeled as essential hypertension. Sir, please tell me for whom it is essential. For doctors to earn money or for patient to spend money? बेचारा गर्दन नीचे पड़ रहा है. Then question number 2. In diabetes mellitus, in 90% cases we don't know the cause of diabetes. हम इतना ही बोलते कि इंसुलिन कम है और it is not acting. We don't know the root cause. And such cases are labeled as idiopathic diabetes. उसको कहते हैं हम idiopathic diabetes. मैंने कहा सर, माई डाउट इज हु इज इडियट इन दिस केस, ड्रग, डॉक्टर और डिजीज? प्लीज टेल मी हु इज इडियट. देन क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 कि व्हेन आई लर्नड माई गायनेकोलॉजी इन मेडिकल कॉलेज, औरतों में जो एक्सेस ब्लीडिंग होता है बिफोर मेनोपॉज, दैट वाज कॉल्ड एज FUH, फंक्शनल यूटेराइन हेमोरेज. नाउ अभी द सेम थिंग इज टॉट एज DUB, डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग. यानी हेमोरेज का ट्रांसलेशन किया हमने, ब्लीडिंग फंक्शनल को डिसफंक्शनल करके दिया. मैंने कहा कि सर प्लीज टेल मी द रीज़न कि जो बीमारी 40 साल पहले फंक्शनल थी, व्हाई इट हैज बिकम सडन डिसफंक्शनल, व्हाट इज द कॉज? देयर वाज नो आंसर. तो इडियोपैथिक, फंक्शनल, इसेंशियल ऐसे कुछ कुछ नाम देके मुझे खुद को लगा कि हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं. कोई आदमी आता है, लिखने को प्रॉब्लम, हम बोलते हैं राइटर्स क्रैम्स. इज इट डायग्नोसिस? इट इज नॉट डायग्नोसिस. डायग्नोसिस किसको कहते हैं? कॉज ऑफ डिजीज. इफ यू आर एबल टू फाइंड आउट. मुझे एक ने क्वेश्चन पूछा था, कैन यू ट्रीट डिप्रेशन? मैंने कहा नो, आई डोंट ट्रीट डिप्रेशन, आई ट्रीट द कॉज ऑफ डिप्रेशन. I don't treat hypertension, I treat cause of hypertension. And that's why I have left allopathy. ये नाम अलग, नाम से करना क्या है? शेक्सपियर ने ऐसे भी कहा है कि व्हाट इज देयर इन नेम. तो एलोपैथी में हम बड़े बड़े नाम लोगों को बेचते हैं. मोटर न्यूरॉन डिजीज, अमका सिंड्रोम, तमका सिंड्रोम. वी हैव गॉट थाउजेंड्स ऑफ सिंड्रोम्स. एक भी सिंड्रोम का कॉज मालूम नहीं है. 2-3 टाइप्स ऑफ सिम्टम्स सीन टुगेदर इन अ पेशेंट इज गिवन अ नेम कि दिस इज सिंड्रोम. What is name? That is not diagnosis. So in acupuncture we are treating all these painful disorders like I was talking about rheumatoid arthritis, जिसमें 70% लोगों में RA पॉजिटिव आता है, ESR हाई रहता है. अकॉर्डिंग टू एलोपैथी इट इज इनक्यूरेबल. मैंने हजारों केसेस किए हैं एंड मेजॉरिटी लोगों का जो RA पॉजिटिव था वो निगेटिव आया हुआ है बाद में. ESR was normal, RA was negative. This even I cannot believe as an allopathic doctor, but it is true. Then ankylosing spondylosis नाम की एक बीमारी जिसमें पेशेंट ऐसा होता है, ये रीढ़ की हड्डियां सब एक दूसरे को चिपकते हैं, दैट इज कॉल्ड एंकिलोजिंग. इसमें हम एलोपैथी में HLA-B27 टेस्ट करते हैं जो 90% में पॉजिटिव आती है. 10% में बीमारी रह के भी निगेटिव आ सकती है. कुछ केसेस में फॉल्स पॉजिटिव भी आती है. आई डोंट डायग्नोज अकॉर्डिंग टू केस दिस रिपोर्ट्स, आई डायग्नोज विथ माई ब्रेन.
कई बार रिपोर्ट में गलत आ सकते हैं. आई विल गिव वन एग्जांपल व्हाई आई डोंट बिलीव. एट पूना मेरे एक स्टूडेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन है, डॉक्टर जैन, एसबी जैन, बहुत अच्छी प्रैक्टिस है. एक दिन उन्होंने मुझे बोला कि सर पोलियो का लड़का है और आप पॉइंट लिख के दो. मैंने बोला कि विदाउट सीइंग पेशेंट आई डोंट गिव एनी प्रिस्क्रिप्शन, नाइदर आई डिस्कस. लड़के को लेके आओ. बोले क्या लाने का सर, वो तो पोलियो है. बोला ऐसा नहीं, विदाउट सीइंग पेशेंट आई डोंट. लड़के को लेके आया. जैसे मैंने लड़के को चलते हुए देखा, मेरा डायग्नोसिस हुआ कि दिस इज डुशेन टाइप ऑफ मस्कुलर हाइपरट्रॉफी. डुशेन टाइप जो रहता है दैट इज वर्स्ट टाइप ऑफ मस्कुलर डिजीज. 6 साल के एज में होता है, 10 साल के बाद में बच्चा मर जाता है. तो मैंने बोला डॉक्टर जैन दिस इज डुशेन, दिस इज नॉट पोस्ट पोलियो पैरालिसिस. बोले सर डॉक्टर संचिती सर ने डायग्नोज किया. डॉक्टर संचिती इज अ वेरी बिग नेम इन पूना, रियली वेरी वेरी रिनाउंड. आई रिस्पेक्ट डॉक्टर संचित. मैंने बोला भाई किया होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट पोस्ट पोलियो पैरालिसिस, इट इज डुशेन. फिर बोले आप क्या करने का. मैंने बोला ठीक है सीपीके करके देखेंगे. सीपीके नाम की एक टेस्ट रहती है, जो मसल प्रॉब्लम अगर रहा ऐसा लाइक मायोपैथी, इट इज अबाउट 200. सीपीके किया. नेक्स्ट डे डॉक्टर जैन ऐसा करते आए पेपर. सर क्या आपने तो डरा दिया मुझे, देखो ये रिपोर्ट नॉर्मल आया सीपीके का 198. मैंने रिपोर्ट देखा, फाड़ के फेंक दिया. बोला आई डोंट बिलीव दिस रिपोर्ट. बोले पूना का सबसे अच्छा पैथोलॉजिस्ट है. बोला होगा. आई बिलीव ओनली माई ब्रेन, आई डायग्नोज अकॉर्डिंग टू माई ब्रेन, आई डोंट बिलीव अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स. फिर वो बोले आप क्या करने का. बोला बायोप्सी करके देखेंगे. उसका मसल बायोप्सी किया एंड आई टेल यू मसल बायोप्सी का रिपोर्ट जो आया वो मायोपैथी का आया, डुशेन टाइप ऑफ सूडोमस्कुलर हाइपरट्रॉफी. सो डोंट, आपको भी मेरी सलाह है कि आप खुद के नॉलेज से और इससे दिमाग से डायग्नोसिस करने को. कई बार रिपोर्ट गलत आ सकता है. मेरे एक मित्र का नाना उसको मेरे पास लाया था. प्रॉब्लम था कि निगलते समय यहाँ खाना अटकता है. मैंने देखा, उसको कंप्लेंट था कि वाइल स्वॉलोइंग फूड गेट्स स्टक हियर. लॉस ऑफ वेट था, सब हड्डियां दिख रहे थे. देख के आई कुड डायग्नोज केस ऑफ कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस. मैंने बोला उनको ये सीए इसोफेगस है यार, तुम इसमें एक्यूपंक्चर से कुछ नहीं कर सकते, यू गो टू मेडिकल कॉलेज और वो जो बोलेंगे वो करो. मेडिकल कॉलेज में गए. वहाँ हुआ क्या कि उन्होंने जो बायोप्सी किया वहाँ मेडिकल कॉलेज औरंगाबाद, बायोप्सी का रिपोर्ट आया नेगेटिव. तो मेरे जो मित्र है वो आया, क्या हाल हुआ सर, आपने डरा दिया, देखो रिपोर्ट नेगेटिव आया कैंसर का. मैंने वो भी पेपर का फाड़ के फेंक दिया. एक्चुअली औरंगाबाद मेडिकल कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ा हूँ वही मेडिकल कॉलेज है, बट दैट इज इमटेरियल. मैंने बोला आई कांट बिलीव इट इज़ 100% कार्सिनोमा ऑफ इसोफेगस. उन्होंने बोला फिर आप बोलो कि रिपोर्ट गलत कैसा आ सकता है. मैंने बोला बायोप्सी के लिए जो सैंपल लिया वो अगर वो ट्यूमर के बजाय थोड़ा सा साइड से लिया होगा, बॉर्डर से लिया होगा तो निगेटिव हो सकता है. फिर वो बोले आप क्या करने का. मतलब विल रिपीट बायोप्सी इन अनदर हॉस्पिटल. रिपीट किया, इट केम पॉजिटिव. आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन इन्वेस्टिगेशन बिकॉज मैंने कई गलत देखे हैं रिपोर्ट. एक नासिक में एक औरत आई थी, उसके घुटने में दर्द था. बोली मेरा फोटो देखो, एक्सरे को फोटो बोलते हैं, माझा फोटो बघा. मैं बोला एक्सरे की जरूरत नहीं, सब निकाला है तो देखो. आई वॉज शॉक टू फाइंड कि वो एक्सरे में घुटना था ही नहीं, घुटने के 4 उंगली नीचे लिया हुआ था. दिस वॉज फर्स्ट शॉक. और दूसरा शॉक ये था कि रिपोर्ट में लिखा था इट इज ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, स्पेस जॉइंट स्पेस इज रिड्यूस्ड. एनीवे दैट इज नॉट टॉक ऑफ टुडेज टॉपिक. सो ऑल बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स, ये एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोसिस में ऐसा तेढ़ा होता है. बाक येतो असं कुबड, मराठीत कुबड म्हणतो आपण. एंकिलोजिंग के केसेस में भी एलोपैथी में क्या होता है कि बाद में ए जॉइंट फिक्स हो जाता है. पहले डॉर्सल होते हैं, सर्वाइकल अगर हो गया तो पेशेंट ऐसा हो जाता है, ही कैनॉट टर्न हिज नेक लाइक दिस,
ही कैनॉट बेंड, पाँव की उंगलियों को छू नहीं सकता, और बाद में हिप जॉइंट का प्रॉब्लम आता है, हिप जॉइंट में हेड ऑफ फीमर चिपक जाता है, एंड देन नी रिप्लेसमेंट भी रिक्वायर्ड। ऐसे कई जो, इसलिए हमारे पास जो भी एंकिलोजिंग के पेशेंट आते हैं उनको खास करके हम ए जॉइंट नहीं चिपकना और हिप जॉइंट नहीं चिपकना इसके लिए ट्रीटमेंट करते हैं। फ्रोजन शोल्डर इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। फ्रोजन शोल्डर, हाथ ऊपर नहीं जाता है, इतना ही जाता है, दैट इज ऑल्सो वेरी कॉमन। टेनिस एल्बो इज कॉमन। By the way, Sachin Tendulkar is my patient, Sania Mirza is my patient, film star Manoj Kumar is my patient, कथक सम्राट बिरजू सम्राट इज माई पेशेंट, मैंने ये इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि मुझे इंटरव्यू में लोग पूछते हैं कि हाई फाई लोग डू दे एक्सेप्ट एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट? दे एक्सेप्ट। मरता क्या नहीं करता जब आदमी मरता है पानी में डूब के, तब तिनके को ढूंढता है कि कौन सा तिनका मुझे सहारा दे सकता है। ऐसा नहीं कि हाईफाई लोग बिलीव नहीं करते। नाउडेज जब मैंने एक्यूपंक्चर चालू किया था, रियली आपको बोलता हूँ कि इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। एक्यूपंक्चर वॉज अननोन, पीपल डिड नॉट बिलीव, आई वॉज स्विमिंग अगेंस्ट द स्ट्रीम। सब लोगों ने करार कर दिया कि डॉक्टर लोहिया का दिमाग फिर गया, वो पागल हो गया, बिकॉज दैट टाइम आई वॉज इन एक्टिव पॉलिटिक्स, वर्किंग एट नेशनल लेवल with the late Mr. Pramod Mahajan, who was very close to Atal ji. I was president or secretary in 17 institutions. बहुत बड़ा सोशल वर्क था, एजुकेशनल फील्ड में था, एलोपैथी में टॉप में था। एक दिन में सब छोड़ दिया मैंने। I left everything. I thought कि instead of being working in each field, jack of all, I should be master of one, because I want to popularize this science. So in short, we can treat और एक हड्डी का कॉमन प्रॉब्लम है, दैट इज कार्पल टनल सिंड्रोम। देन कॉक्सीडाइनिया इज ऑल्सो वेरी कॉमन, कि कॉक्सिस के टिप पे पेन रहता है। आई टोल्ड यू दिस टेनिस एल्बो इज कॉमन। इसमें आई हैव गॉट अ स्पेशल टेक्निक विच इज कॉल्ड पेरियोस्टल एक्यूपंक्चर, जो मैं आपको कोर्स में पढ़ाऊंगा। इट गिव्स मैजिक रिजल्ट इन टेनिस एल्बो, फ्रोजन शोल्डर and coccydynia. Now apart from pain and paralysis, ये ज़्यादा कॉमन है। Then coming to systemic disorders, asthma is very common, bronchial asthma. The cause is allergy. According to allopathy, asthma is incurable because allergy is incurable. एलर्जी के लिए एलोपैथी में एंटी एलर्जिक ड्रग्स जो होते हैं, दे आर सिम्टोमेटिक। एलर्जी कांट बी रूटेड आउट। In acupuncture we can cure allergy, so we can cure bronchial asthma, we can cure allergic rhinitis. Even according to acupuncture, skin is related to lung. लंग में एक्सेस एनर्जी हुई कि स्किन डिजीज होता है, लाइक एक्जिमा है, सोरियासिस है। अगेन सोरियासिस इज कॉल्ड एज ऑटोइम्यून इन एलोपैथी। मैंने सोरियासिस के कई केसेस एक्यूपंक्चर से क्योर किए बाय रिड्यूसिंग एनर्जी इन लंग एंड टोनिफाइंग स्प्लीन। सो ऑल दिस विल बी टॉट टू यू, डोंट वरी। मैं अभी आपको स्कोप ऑफ एक्यूपंक्चर बता रहा हूँ कि एक्यूपंक्चर से हम क्या क्या कर सकते हैं। सवाल है कि क्या नहीं कर सकते हैं। मुझे लोग जब पूछते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, मैं पूछता हूँ ये पूछो कि क्या नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? सर्जिकल डिसऑर्डर्स इज द लिमिटेशन टू एक्यूपंक्चर, बट सर्जिकल में भी बाय नाउ आई हैव ट्रीटेड मेनी सर्जिकल डिसऑर्डर। आई विल टेल यू वन वेरी इंटरेस्टिंग केस। नासिक में मेरा कैंप था, ट्रेनिंग कोर्स। वहाँ का एक डॉक्टर है, आयुर्वेदिक डॉक्टर, डॉक्टर शौचे। डॉक्टर शौचे को उसका आवाज़ चले गया, ही लॉस्ट हिज वॉइस। ही वेंट टू ENT, उसने स्कोपी किया। ही वॉज डायग्नोज एज अ केस ऑफ सिंगर्स नोड्यूल, कि उसके स्वर यंत्र पे गांठ है, नोड्यूल है। एंड ही वॉज एडवाइज सर्जरी, कि भाई उसने डॉक्टर ने डरा दिया कि तुम ऑपरेशन करो, आवाज़ नहीं आएगा लेकिन कैंसर का डर नहीं रहेगा, करो ऑपरेशन। पेशेंट डिड नॉट वांट ऑपरेशन। उसने एक ही पूछा कि उसके वाइफ ने कि ऑपरेशन करने से आवाज़ आता होगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करना। डॉक्टर ने बोला आवाज़ तो नहीं आएगा। देन पेशेंट केम टू मी, आई वॉज देयर। मैंने शुरू में रिजेक्ट किया। सर्जिकल केसेस को शुरू में मैं रिजेक्ट करता हूँ, क्योंकि लोग, मैं बोलूँगा कि एक्यूपंक्चर से होगा, पीपल विल नॉट बिलीव मी, आई रिजेक्ट।
मुझे पता है कि मेरे पास आने वाला पेशेंट मुझे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेगा कि सर कुछ तो भी करो, बिकॉज पेशेंट डज नॉट वांट ऑपरेशन, सो आई से नो, नो नो आई कांट डू इट, उसको ऑपरेशन करना पड़ा, वो नहीं करना है ऑपरेशन, आप कुछ तो भी करो। बोल ठीक है, कोशिश करें। बिलीव मी, गॉड इज ग्रेट, आई हैव गॉट स्ट्रॉन्ग सेवन सेंस, लोगों को सिक्स होगा, मुझे सेवन भी है, एंड स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन। मेनी टाइम्स आई रीड फ्यूचर ऑल्सो, दैट हेल्प्स मी इन डायग्नोजिंग अ पर्सन। और कई बार ऑटोमेटिकली आई टेक अ नीडल, मेरा हाथ जहाँ जाएगा वहाँ लगाता हूँ। इट इज़ नॉट मैजिक बट इट वर्क्स। ऐसी कई चीज़ें हैं जिसको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन दे डू वर्क, एंड दैट इज 90% अननोन साइंस। इस केस में विथ माई इंट्यूशन, उसको मैंने 3 ही नीडल लगाया। एक लगाया था LI4 यहाँ, यहाँ कुछ भी नहीं किया मैंने, एक LI4 यहाँ लगाया, दूसरा स्टमक 36 घुटने के नीचे लगाया, और तीसरा कान पे यहाँ लगाया। एक्चुअली आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनी रिजल्ट। मैंने पहले ही बोला था कि ये तो गांठ है, एक्यूपंक्चर से कैसी जाएगी। नेक्स्ट डे पेशेंट जब आया तो उसका आवाज़ 100% नॉर्मल था, ओनली 1 सिटिंग ऑफ एक्यूपंक्चर। आई वॉज इन शॉक। तो मैंने इस पेशेंट को ENT वाले के पास भेजा जिसने पहले उसका स्कोपी किया था। ENT वाले ने उसका डायग्राम, उसने स्कोपी किया तो गांठ ही नहीं। पहले दिन उसने डायग्राम निकाल के दिया था कि यहाँ यहाँ गांठ है, नोड्यूल है। नेक्स्ट डे नहीं, परेशान हो गया। ENT डॉक्टर वॉज इन शॉक कि कल था, आज कहाँ गया। बोला तुमच्या गाड्या शपथ, तुम्हारी सोगन, कल था अब नहीं है, मैं क्या करूँ। रिपोर्ट दिया कि नहीं है। डॉक्टर केम टू मी, मेरा क्लास चालू था एक्यूपंक्चर का, अबाउट टू एंड, क्लास अबाउट टू एंड था, 5-10 मिनट में ख़त्म होने वाला था। बाहर पेशेंट की भीड़ थी क्योंकि आफ्टर क्लास मैं पेशेंट देखने वाला था। डॉक्टर सोचा है, सर सर, वो डॉक्टर बोलता है की गाठ गई, मराठी में बोला, डॉक्टर म्हणतात की गळ्याची गाठ गेली। तो एक MBBS डॉक्टर मेरे क्लास में बैठा था, उठ के खड़ा हुआ, गई, कहाँ गई। फॉर अ सेकंड आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग कि कहाँ गई। एक देहात का आदमी, टर्बन वाला आदमी, अनपढ़ आदमी जो दरवाजे में खड़ा था, पेशेंट, उसने तुरंत बोला वो डॉक्टर को, तुम बेवकूफ जैसे कुछ भी क्या पूछ रहे सर को, जहाँ से आई वहाँ गई, गाठ जहाँ से आई वहाँ गई। अभी तक मेरे ब्रेन पे दैट सेंटेंस इज कार्ड, दैट पर्सन इज माई टीचर। टीचर किसको कहते हैं, जिससे हमको सीखने को मिलता है। ऐसा ये जरूर नहीं कि टीचर तुम्हारा MBBS MD PhD कुछ होना चाहिए। कोई भी आदमी, अनपढ़ आदमी, जिससे भी हम कुछ सीख सकते हैं। और आपको अगर जिंदगी में आगे जाना है तो बी ओपन, और माइंड, ब्रेन एंड हार्ट, सोल शुड बी ओपन। जो पढ़ा लिखा आदमी बोलता है वही सही और अनपढ़ बोलता है वो गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज दिस वर्ल्ड इज अ ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्स। कई चीज़ें हम देख के सीखते हैं, सुन के सीखते हैं, ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। ये ज़रूर नहीं कि बुक्स पढ़ के ही हम सीखते हैं। एनीवे, उसके बाद मैंने उस पर रिसर्च किया, एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन ट्यूमर। मैंने भी सोचा कि एलोपैथी में कहीं भी कोई ट्यूमर हो गए, हम बोलते हैं ओमा, ओमा मीन्स ट्यूमर, मेनिंजोमा, लाइपोमा, सार्कोमा, मेलेनोमा, ट्यूमर। बट इन एलोपैथी वी डोंट नो कि व्हाट इज कॉज ऑफ दिस ट्यूमर। इसलिए हम क्या करते हैं, ऑपरेशन करके निकालते हैं, वापिस आता है। जैसा मैंने कहा कि घास जमीन के बाहर आ गया, घास जमीन के बाहर आ गया, उतना हम कट किए सर्जरी करके, कुछ दिन के बाद और बाहर आएगा। इन सर्जरी वी नो कि मेजॉरिटी केसेस का रिकरेंस होता है ट्यूमर्स में, बिकॉज वी आर नॉट ट्रीटिंग द इटियोलॉजी, कॉज। मैंने कई बाद में इस पर काफ़ी सोचा, मैंने आई वर्कड ऑन दिस, देन आई रॉट अ थीसिस, acupuncture treatment, cause of tumors according to acupuncture, and treatment with acupuncture. Now I am doing surgical cases, but at your stage
आप लोग सर्जिकल केसेस के झंझट में मत पड़ो. सर्जिकल केसेस आर लिमिटेशंस ऑफ एक्यूपंक्चर. मैंने जब शुरू किया प्रैक्टिस तो मैं भी यही सोचता था कि मेडिकल है, सर्जिकल है, लेकिन अब कई सैकड़ों सर्जिकल केसेस अच्छे हो गए, तो नाउ आई हैव फॉरगॉटन दैट टर्म कि ये मेडिकल है, ये सर्जिकल है, या ये हो रहा है. तो इसके अलावा आँख की बीमारियाँ, ऑप्टिक एट्रोफी इज़ वेरी वेरी कॉमन. आँख की नर्व खराब होना. एंड अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, अपार्ट फ्रॉम ट्रॉमा और एक्सीडेंट, common cause of optic atrophy which causes blindness is side effect of allopathic drugs. मैंने आपको बोला कि एलोपैथी के ड्रग किडनी या लीवर को एक प्रॉब्लम करते हैं. लीवर की एनर्जी आंखों को जाती है. मॉर्निंग में मैंने आपको बोला था इथेम्बिटॉल, अ पॉपुलरली गिवन ड्रग फॉर ट्यूबरक्लोसिस, कॉमनली कॉजेस ऑप्टिक एट्रोफी. ए फार्माकोलॉजी की बुक्स में भी दिया है, लेकिन दे डोंट नो कि एक क्यों है. बुक में इसलिए लिखा कि दैट इज देयर ऑब्जर्वेशन, बट इन एक्यूपंक्चर वी नो कि ऑप्टिक एट्रोफी अगर कोई भी दवा से होती है, दैट मीन्स इफेक्ट लीवर पे हुआ है. डेफनेस अगर कोई दवा से होता है, जैसा स्टेप्टोमाइसिन से कॉमनली डेफनेस होता है, रिफेम्पिसिन से डेफनेस होता है, दैट मीन्स किडनी पे प्रॉब्लम है. एलोपैथी के दवा से अगर इम्पोर्टेंस होता है, दैट मीन्स लीवर और किडनी दोनों को इफेक्ट है, बिकॉज बोथ एनर्जीज आर रिक्वायर्ड फॉर इरेक्शन. सो एक्यूपंक्चर कैन बी यूज टू ट्रीट ऑप्टिक एट्रोफी. रेटिना का भी केसेस करते हैं हम, रेटिना का केसेस भी करते हैं. रेटिना में कॉमन प्रॉब्लम जो है दैट इज आरपी, रेटिनस पिगमेंटोसा, विच इज हेरिडिटरी डिसऑर्डर. उसमें रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन एटलीस्ट इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर. इट इज़ रिलेटेड टू क्रोमोसोम, बट एटलीस्ट वी कैन रिटार्ड द प्रोग्रेस और वी कैन स्टॉप प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज. इतना हुआ तो भी काफ़ी है, क्योंकि अदरवाइज आरपी के लोग दे बिकम टोटली ब्लाइंड. कान के केसेस कर सकते हैं हम, डेफनेस का कर सकते हैं, टिनिटस कर सकते हैं, मेनियस डिजीज का कर सकते हैं. मेनियस डिजीज नाम की जो कान की बीमारी है, कान में आवाज़ आता है ट्र, विच इज़ कॉल्ड टिनिटस. सुनना थोड़ा कम होता है, एंड ऑल ऑफ ए सडन वर्टिगो. गोवा की एक पेशेंट थी, अ क्रिश्चियन लेडी. शी वॉज हैविंग टिनिटस. शी वेंट टू मुंबई. मुंबई इज द मेडिकल कैपिटल ऑफ द कंट्री, इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ द कंट्री, फिल्म कैपिटल ऑफ द कंट्री. दिल्ली इज पॉलिटिकल कैपिटल, लेकिन बाकी सभी में बॉम्बे इज द कैपिटल, बॉम्बे. पेशेंट का कैसा रहता है कि पेशेंट को ये पता नहीं रहता है कि कौन से डॉक्टर के पास जाना है. वो बोर्ड देखता है कि बोर्ड में MBBS है क्या, MD है क्या. कुछ लोगों को वो भी नहीं समझता, वो देखते कि ABCD XYZ कितने इनिशियल लगाए हुए डिग्री को वो देख के जाता है. पहली बार वो गई तो ऑर्थोपेडिक वाले के हॉस्पिटल में चले गए. उसने पूछा क्या होता है, इसने बोला वर्टिगो आता है. टिनिटस नहीं, उसका मेन कंप्लेंट था वर्टिगो, चक्कर आता है. ऑर्थोपेडिक वाला हड्डी के बारे में सोचता है, उसने तुरंत एक्सरे निकाला, बोला सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है. उसका एज 60 ईयर था, ऐसे भी उस एज में होता ही है. उसने बोला सर्वाइकल का प्रॉब्लम है इसलिए होता है. उसने ट्रैक्शन लगाया, उसको बेल्ट दिया, पेन किलर दिए, कुछ हुआ नहीं, बिकॉज दैट वाज नॉट द कॉज ऑफ वर्टिगो. देन शी वेंट टू फिजिशियन. फिजिशियन ने पूछा क्या होता है वर्टिगो. उसने सोचा हाइपरटेंशन, हाँ ब्लड प्रेशर देखा. अब वो ओल्ड लेडी थी, ब्लड प्रेशर हाई था. उसने बोला ब्लड प्रेशर की वजह से वर्टिगो. फ़ायदा कुछ नहीं हुआ. देन शी वेंट टू न्यूरोफिजिशियन. न्यूरोफिजिशियन, हाँ क्या होता है वर्टिगो, हाँ तुम्हारा सेरेबेलम का प्रॉब्लम है तो इसलिए वर्टिगो है, यू लूज द बैलेंस, बट देर इज़ नो ट्रीटमेंट. विटामिन लिख के दिया. एलोपैथी का सबसे बड़ा नुकसान स्पेशलाइजेशन की वजह से हुआ है. पेशेंट, आँख का डॉक्टर आँख ही देखेगा, कान का डॉक्टर कान ही देखेगा, पूरी बॉडी. वी फॉरगेट दैट बॉडी इज अ सिंगल यूनिट. एलोपैथी में वी आर ट्रीटिंग अ डिजीज. इन एक्यूपंक्चर वी आर ट्रीटिंग अ पर्सन हु हैज गॉट माइंड, बॉडी एंड सोल. वी थिंक ऑफ एवरीथिंग, माइंड, बॉडी, सोल, इमोशंस, एवरीथिंग. एलोपैथी में हम देखते हैं कि हाँ लाइक मशीन, मैकेनिकल पार्ट. इन एलोपैथी वी बिलीव एज इफ वी आर मैकेनिकल इंजीनियर्स. मैकेनिकल इंजीनियर का हमारे इसमें फ़र्क है. उसकी इंजन मशीन जो है, जोर से हथौड़ा मारा तो मशीन रोएगी नहीं,
इंजीनियर की। डॉक्टर हम जोर से सुई लगाए तो पेशेंट चिल्लाएगा, क्योंकि हमारे पेशेंट को माइंड है, स्पिरिट है, सोल है, इमोशंस है, देयर इज अ डिफरेंस, वी हैव टू थिंक ऑफ. So in acupuncture, we have got a vast scope. We can treat almost everything. I am pioneer of cosmetic acupuncture. Cosmetic acupuncture lectures मैंने दुनिया भर लिए हैं. We can treat wrinkles, we can treat obesity, then hypermelanin pigmentation or hypomelanin pigmentation. We can shape the body. We can do. That is it. I have developed this part, cosmetic acupuncture. Then we can treat skin disorders like psoriasis. I have already told you. अभी आई एम डूइंग रिसर्च ऑन किडनी फेल्योर. मॉर्निंग के लेक्चर में मैंने बोला था किडनी फेल्योर के कई केसेस आते हैं. इन मेजोरिटी केसेस इट इज़ ड्यू टू साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स. कॉमन कॉज इज डायबिटीज 1. सेकंड इज साइड इफेक्ट ऑफ एलोपैथिक ड्रग्स. किडनी फेल्योर के आते हैं, क्रॉनिक रीनल फेल्योर के आते हैं, मेरे पास बीच बीच में से एक्यूट रीनल फेल्योर के भी आते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के आते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के आते हैं. देन वी कैन ऑल्सो ट्रीट हार्ट डिसऑर्डर्स. अभी मेरे पास ज़्यादा जो पेशेंट आते हैं कोरोनरी में ब्लॉक्स है, ऑपरेशन टालने के लिए. चेस्ट में पेन हो गया, लोग एंजियोग्राफी करते हैं. एंजियोग्राफी किया, 2-4 ब्लॉक एज रिलेटेड निकलती है, तो डॉक्टर आके बोलता है कि तुम्हारा यहाँ ब्लॉक है, एंजियोप्लास्टी करना पड़ेगा. ज़्यादा ब्लॉक है, बाईपास करना पड़ेगा. ये टालने के लिए आता है मेरे पास. मेरा एक सिंपल तरीका है टू डायग्नोज हार्ट डिजीज. आई आस्क द पेशेंट फास्ट वॉकिंग करने का हाफ एन आवर विद द स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर्स पर आवर. मैं सब पेशेंट को ऐसे टेस्ट करता हूँ. आधे घंटे में अगर कुछ तकलीफ नहीं हुई, तकलीफ यानी ज़्यादा स्वेटिंग नहीं हुआ, चेस्ट में पेन नहीं हुआ, ब्रेथलेसनेस नहीं लगा, अनईजी नहीं लगा, दैट मीन्स हार्ट इज़ फाइन. दिस इज माई वे. अब मैं जो जिनका ट्रीटमेंट करता हूँ उनको ऐसे ही टेस्ट करता हूँ. बॉम्बे में एक पेशेंट था, उसको ट्रिपल वेसल डिजीज था, 3 आर्टरी ब्लॉक थे. मैंने उसको 10 मिनट पटाया कि तुम बाईपास ऑपरेशन करो. बोला मरा तो भी मरूंगा लेकिन ऑपरेशन नहीं करना है. देन आई स्टार्टेड हिज ट्रीटमेंट. शुरू में उसको बोला डेली वॉक करने का टाइम लिख के रखने का कि कितने टाइम के बाद तकलीफ हुई. शुरू में ऑन फर्स्ट डे 2.5 मिनट के बाद ही हैड टू स्टॉप बिकॉज ही हैड चेस्ट पेन. ग्रेजुअली टाइम बढ़ते गया. 6 महीने के बाद मैंने पूछा उसको अब कैसा है, कितना चल सकते हो. बोला चलता हूँ मैं, 1 घंटे के बाद रुकना पड़ता है. बोला क्यों रुकना पड़ता है. वो बोला मेरे घुटने में दर्द होता है. नॉट रिलेटेड टू हार्ट. सो इन शॉर्ट एक्यूपंक्चर हैज़ गॉट अ वास्ट स्कोप. हम एक्यूट डिसऑर्डर ट्रीट कर सकते हैं, क्रॉनिक कर सकते हैं, एक्यूट. कल के लेक्चर में मैंने एक्यूट इमरजेंसी का भी एग्जांपल दिया था. नाउ टाइम इज रनिंग शॉर्ट, सो वी हैव टू कंक्लूड. अभी जो कोर्स शुरू हो रहा है 17 तारीख से, तो 17-18 एवरी सैटरडे संडे भी. पहले मैं रेगुलर कोर्स लेता था ऑफलाइन, क्योंकि मैं एवरी सैटरडे संडे में ऐसा दिल्ली यहाँ से बॉम्बे ऐसा जा नहीं सकता था. अभी क्या हुआ कि ऑनलाइन चालू है, और शुरू में आई वॉज हेजिटेटेड टू टेक ऑनलाइन, आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. अब मेरे कई स्टूडेंट बोलते हैं कि सर ऑफलाइन से ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छा समझता है, बिकॉज एवरीबडी कैन सी डॉक्टर लोहिया. हर एक को लगता है कि सर मेरे घर को आके मुझे पढ़ा रहे हैं. दे आर मोर हैप्पी इन ऑनलाइन कोर्स. और कोर्स वी स्टार्ट ऑन 17th. बाय द वे वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, हमारे महाराष्ट्र एक्यूपंक्चर काउंसिल ने एग्ज़ाम लेके, एलिजिबिलिटी टेस्ट लेके सब लोगों को प्रैक्टिस के लिए हम लाइसेंस दे रहे हैं, रजिस्ट्रेशन. पीपल आर वेरी वेरी हैप्पी. एक सोचो, एक्यूपंक्चर को पॉपुलर करने के लिए हमने लगभग सबको पास किया है. जो सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम से गए उतने ही फेल है. लाइसेंस दे रहे बिकॉज काउंसिल वांट्स कि इसका प्रचार होना चाहिए. बट दैट डज नॉट मीन कि रजिस्ट्रेशन मिलते ही बिना नॉलेज के आपने प्रैक्टिस करना चाहिए. अगर आपको कार चलाने नहीं आती, स्कूटर चलाने नहीं आता, और आपको ड्राइविंग लाइसेंस किसने आके फ्री में दे दिया, क्या करोगे आप. कि मुझे हाँ लाइसेंस मिला, मैं तो कार चलाऊंगा क्योंकि कार चलाने का लाइसेंस मिला है. दूसरे दिन किसको धड़कोगे, जेल में जाओगे. सेम थिंग में हैपन इन एक्यूपंक्चर. अगर आपको रजिस्ट्रेशन मिलता भी है तो भी जब तक आप अच्छे सीखते नहीं हो, एक्सपर्ट होते नहीं हो, इनफ एक्सपर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जब तक प्रैक्टिस के लिए इनफ नॉलेज नहीं है
तब तक झंझट करो मत। आपका रजिस्ट्रेशन ये आपको सीखने की अनुमति है कि अच्छी तरह से सीखो और लोगों की सेवा करो, लोगों का नुकसान करने के लिए नहीं है। अगर आप रजिस्ट्रेशन के बाद में आपके गलती से किसको कुछ हो गया तो कोई आपको हेल्प नहीं कर सकेगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन मिलना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस मिलना से काम नहीं होता, आपको कार चलाने आना चाहिए, अदरवाइज यू लैंड इन ट्रबल। आई विल इन माई कोर्सेज अपार्ट फ्रॉम एक्यूपंक्चर आई विल टीच यू हाउ टू प्रैक्टिस प्रॉपरली, हाउ टू प्रैक्टिस, क्योंकि पॉइंट पेशेंट सेलेक्ट करना दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट आर्ट, दैट ऑल्सो आई विल टीच यू। क्या करना क्या नहीं करना, डूज डोंट्स एवरीथिंग आई विल बी टीचिंग यू। तो जिनको कोर्स करना है, अभी 4 दिन का टाइम दिया है आपको पेमेंट के लिए, 14 तारीख तक जो पेमेंट करेंगे द कोर्स फीस इज 12,000। एक्चुअली रूटीन में हमारा 15-20 हज़ार रहता है, ये ऑनलाइन है इसलिए वी हैव रिड्यूस द फीस। तो अप टू 14th इट विल बी 12,000। उसके बाद देर विल बी अ पेनल्टी ऑफ 500 रुपीज़, आपको एक्स्ट्रा भरना पड़ेगा। कॉन्टैक्ट नंबर सभी ग्रुप्स में हमने पोस्ट किए हैं, पेमेंट डिटेल भी पोस्ट किए हैं, जिसको अगर नहीं है तो दे कैन कॉन्टैक्ट मी, दे कैन कॉन्टैक्ट, ये 5-6 नंबर दिए, किसको भी कॉन्टैक्ट करो, आपको पेमेंट डिटेल मिल जाएंगे। सो नाउ आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स आई एम हैप्पी कि कम से कम लेट क्यों, देर आए दुरुस्त आए, लेट हुआ लेकिन एटलीस्ट कोई नाराज नहीं हुआ। वी कुड 3 लेक्चर हुए, कल प्रॉब्लम आने की वजह से कल शाम को लेक्चर, आज सवेरे लेक्चर, दिस इज माई 3rd लेक्चर। बट आई ट्राई टू सी कि हर लेक्चर में आई टोल्ड यू समथिंग डिफरेंट। अभी का लेक्चर टोटली डिफरेंट बिकॉज लोगों को रिपीटेशन, कई लोग कल जो थे वो आज भी थे, सवेरे थे वो भी कुछ है, आपको रिपीटेशन नहीं लगना चाहिए। आई नेवर प्रिपेयर फॉर माई लेक्चर, मैं कैमरे के सामने आता हूँ और जो मेरे नाभि से आता है वो बोलते रहता हूँ। सो आई होप यू आर सेटिस्फाइड। सो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस, टाटा बाय बाय। जिनको मुझसे हाय हेलो करना है, आई विल वेट फॉर मिनट एंड आई विल टॉक टू यू।